चैप्टर नंबर 3 बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 चैप्टर 3 बच्चों है क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का बच्चों नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई बताएगा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा मेरे ख्याल से 9th क्लास में पढ़ा। तो देखिए यहाँ पे हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए लीनियर इक्वेशन ये क्या होता है? अभी इक्वेशंस पे मत जाइए। सबसे पहला टर्म यहाँ पर यूज हो रहा है बच्चों लीनियर इक्वेशन। कोई बताएगा व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? चलिए पहले अच्छा लीनियर इक्वेशन बताइए, फिर टू वेरिएबल पे बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन होता क्या है? कोई बताए व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे इक्वेशंस या ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री, ऐसे इक्वेशंस या ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। जैसे मैंने बोला, अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा बच्चों px इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, या मैंने एक इक्वेशन लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, या आपने कोई और इक्वेशन लिखा कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये बताइए ये दोनों, ये तो मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा और ये दोनों लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे कि नहीं? ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल का है? 1 वेरिएबल का। और ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल का है? 2 वेरिएबल का। तो देखिए बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ये है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये है। अच्छा, लीनियर का मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से और देखें तो लीनियर में पहले के जो 4 लेटर्स हैं बच्चों, वो क्या लिखा हुआ है? पहले के 4 लेटर अगर लीनियर के पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? LINE, लाइन। इसका क्या मतलब है? लाइन से ही लीनियर बना क्यों? कोई बताए? यस, जितने भी बच्चों लीनियर इक्वेशंस हैं, जितने भी लीनियर इक्वेशंस है बच्चों, वो कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी लीनियर इक्वेशंस हैं आइदर इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, जितने भी लीनियर इक्वेशन होंगे, लीनियर का मतलब क्या है? सबसे पहले लीनियर का मतलब समझिए, ऐसे इक्वेशन या ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो? 1 हो। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वहां पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और लीनियर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये जितने भी आप इक्वेशंस या पॉलिनोमियल देख रहे हो, अगर आपको कहा जाए इनका ग्राफ प्लॉट करो, अगर इनका ग्राफ बनाने को कहा जाए बच्चों, तो इनका ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है? लीनियर। क्योंकि ये कैसा ग्राफ हमें देते हैं? लीनियर ग्राफ हमें देते हैं बच्चों। तो पिछले साल भी हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ था इन 2 वेरिएबल। यहां पर एक नया वर्ड क्या जुड़ गया है? मैं तो जब लास्ट ईयर पढ़ा रहा था तो मैंने क्लास में बच्चों से कहा भी था कि यही चैप्टर आपको सेम वहां पे भी मिलेगा, बस चेंजेस क्या आ जाएंगे। वहां पे आपको मेरे ख्याल से पढ़ना पड़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ रहा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यानी कि यहां पर बच्चों हमको कितने लीनियर इक्वेशंस पढ़ने पड़ेंगे? बताइए। 2। यस, यहां पर हमको 2 लीनियर इक्वेशंस बच्चों पढ़ने को मिलेंगे। जैसे मान लो पहला जनरल लीनियर इक्वेशन अगर हमने बोला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा लीनियर इक्वेशन अगर हम बोले a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये बताइए ये दोनों लीनियर इक्वेशन है या नहीं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये भी पता है कि एक इस पहले वाले इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और दूसरे इक्वेशन से भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। यानी यहां पर कितनी लाइन का ग्राफ है? 2 लाइन का ग्राफ है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए बच्चों 2 लाइन ड्रॉ करिए, 2 लाइन ड्रॉ करिए, तो कितने तरीके से आप 2 लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं? बताइए, डिफरेंट वेज से। बस यही मैं पूछना चाह रहा था कि आप 2 लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक केस तो ये हो गया कि दो लाइन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं?
और दूसरा, हाँ पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों कोई, हाँ, और एक और केस होता है कोइंसाइड कर सकते हैं, यानी ओवरलैपिंग की कंडीशन है। इनकी कंडीशन क्या होगी, मतलब एक के ऊपर एक, इसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस। मतलब जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है तो वो कोइंसिडेंस वाला केस होता है। तो यानी बच्चों अगर आपसे कहा जाए दो लाइन को ड्रॉ करो, अगर आपको कहा जाए दो लाइन को ड्रॉ करो तो टोटल कितनी सिचुएशंस मिलेंगी, तीन सिचुएशंस। पहला, या तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, या तो दोनों लाइन ओवरलैप करेगी। क्या इन तीनों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है बच्चों? तो हमको यहाँ पर इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को बच्चों इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन को, हम यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, यानी अगर दो लीनियर इक्वेशन इस टाइप में हैं, यानी कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन दे रहे हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। या फिर अगर आपको दो लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए तो कैसे आप लीनियर इक्वेशन देख के बता पाओगे कि हाँ ये दोनों लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ बनेंगे वो कैसे होंगे। आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के ही बता दोगे कि हाँ ये दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ होंगे वो इंटरसेक्टिंग होंगे कि पैरेलल होंगे या कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं, हालांकि है ये आपके एक्सरसाइज 2 में, मतलब चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 2 में ये आपको पढ़ने को मिलेगा, दो लाइन कब इंटरसेक्टिंग होंगे, कब पैरेलल होंगे, कब कोइंसिडेंस होंगे। बट बच्चों कंडीशन हम यहां पर ही आपको बता दे रहे हैं, फिर आगे हम आएंगे एक्सरसाइज पे। दो लाइन अगर बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, कोई बताएगा? अगर a1 अपॉन a2, मतलब पहली लाइन अगर इस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा फॉर्म क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करके आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लोगे जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद आप इनके रेशियो निकालोगे। अगर क्या होगा बच्चों, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर इक्वल नहीं आया, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर इक्वल नहीं आया तो हम कह देंगे कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, कैसा ग्राफ देंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ देंगी। दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होगी बच्चों तो कंडीशन आपको समझ में आई? क्या हम बोलेंगे, a1 अपॉन a2 यानी ये x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए बच्चों। अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं आया तब हम कहेंगे ये दोनों लाइन कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और एक और चीज बच्चों, जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं तो आपको कितने सोल्यूशन मिलते हैं, कोई बताए? यूनिक सोल्यूशन, मतलब केवल और केवल एक सोल्यूशन। आप देखिए ना, सोल्यूशन का क्या मतलब है, सोल्यूशन का मतलब ये है बच्चों, एक ऐसा पॉइंट जैसे यहां पर ये पॉइंट आ रहा है जो कि दोनों ही लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब ये पॉइंट ऐसा होगा जो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसके कोऑर्डिनेट को अगर हम फर्स्ट लाइन के इक्वेशन में पुट करें और सेकेंड लाइन के इक्वेशन में भी पुट करें तो दोनों केसेस में ये क्या करेगा, दोनों ही लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो उनका यूनिक सोल्यूशन होता है। चेक करने का क्राइटेरिया क्या है कि दोनों के x कोफिशिएंट का रेशियो और दोनों इक्वेशंस के y कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। C1 अपॉन C2 इक्वल हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल आपको बस फर्स्ट टू रेशियो चेक करना है। अगर ये इक्वल आ गया, इक्वल नहीं आया तो कैसी लाइन होगी, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और वहां पे बच्चों कैसा सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन का मतलब आप लोग अब समझ भी रहे होंगे, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा भी है पॉलिनोमियल में सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। सोल्यूशन बोले, जीरो बोले, सोल्यूशन होता क्या है, जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सोल्यूशन क्या होता है, अब यहाँ पे अगर बोला जाए सोल्यूशन, इनके सोल्यूशन निकालो, तो अगर आपसे बोला जाए दो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और आपसे बोला जाए सोल्यूशन निकालो, तो बच्चों आपको क्या निकालना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू, यही तो कोऑर्डिनेट होगा। तो जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी उसको यहां पर पुट करेंगे तो वो क्या करेगा, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एलएचएस में पुट करने पर एक्स और वाई की वैल्यू आरएचएस के इक्वल आएगा। तो ये तो हो गया बच्चों यूनिक सोल्यूशन। यहां पे बच्चों मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 4
और एक इक्वेशन मैं और लिख रहा हूं 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई बच्चों, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। बताइए x और y की वैल्यू यहां पर क्या होगी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी, या जो इन दोनों लाइंस का ग्राफ कैसा होगा? तो ये सोल्यूशन हो गया, x की ये वैल्यू आ गई। अब देखिए मतलब ये हुआ कि मैंने अभी तक जितना भी 15-20 मिनट जो भी मैंने लेक्चर दिया वो आपने सही से समझा नहीं। आप सोल्यूशन निकालने क्यों लगे पहले ये बताइए? क्योंकि मैंने कहा कि x और y की वैल्यू बताइए। सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप ये चेक करो, चाहे ओरली ही चेक कर लो, सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। जरा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 जरा निकालो, क्या आएगा यहाँ पर? a1 अपॉन a2 क्या होता है? x के कोफिशिएंट का रेशियो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 y के कोफिशिएंट का रेशियो, ये भी 1/2 आएगा। c1 अपॉन c2, ये 4 है, ये 8 है। आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आएगा। आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चों? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसका क्या मतलब है? ये लाइन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसका? कितने सोल्यूशन? यस, तो इसके कितने सोल्यूशंस मिलेंगे? इनफाइनाइटली। मैंने आप इसको बता सकते हो ना सर, ये तो ग्राफ अगर इसका हम प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ ओवरलैप करेंगे, मतलब पहली लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करेगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, वही तो सोल्यूशन होता है। नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आपको कितने मिलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्या यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिलेगा? कोई पर्टिकुलर एक सोल्यूशन मिलेगा? है ना? तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? यहाँ पर कितने सोल्यूशन आपको मिलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलेंगे। कितने? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन यहाँ पर बच्चों आपको मिलेंगे। ठीक है। अब पता चला इसी तरह कोई और केस मैंने दे दिया और वो कैसा हो, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, और वहां पे अब आपको पता है अगर पैरेलल है तो वहां पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, फिर भी आप निकालने की कोशिश किए पड़े हो कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। तो आपको इक्वेशन बच्चों दोनों इक्वेशन देख के ही आपको ये क्लियर कर लेना है कि इसके सोल्यूशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सॉल्व बच्चों हम जनरली वहीं पर करेंगे जहां पे सोल्यूशन कैसे मिलेंगे? यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे, मतलब दोनों लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, वहीं पे हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। जब दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यानी जो पहला वाला केस आपने पढ़ा था a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तभी आप उसको सॉल्व करिएगा, अदरवाइज आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ओके तो बच्चों ये तो हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या क्या चीजें हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा कि ग्राफिकल मेथड से बचने के लिए बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए हम इक्वेशंस को देख के ही भले हम उसको प्लॉट ना करें बट इक्वेशन को देख के ही हमको ये रियलाइज हो जाए कि हाँ ये दो लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसाइड कर रही हैं, दो लाइन को हम विजुअलाइज कर सकें विदाउट ग्राफ। बट ये तो मैंने पहले ही बताया, ये आपको मिलेगा एक्सरसाइज 2 में। एक्सरसाइज 1 में क्या है? एक्सरसाइज 1 में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ के क्या करना पड़ेगा? लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है, उसमें सॉल्व नहीं करना है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों आपको करनी है उसमें क्या करना है? लीनियर इक्वेशन आपको जनरेट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और देन उसको क्या करना है बोला जाएगा अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, दोनों को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। सोल्यूशन वहां पे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर आकर जब अगली एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की जब सेकेंड एक्सरसाइज पे आएंगे तो वहां पर ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग जो अभी मैंने आपको बताया। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन था तो मुझे ये सारी चीजें बतानी जरूरी थी कि क्यों इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें इसमें हैं जो आपने प्रीवियस में नहीं पढ़ा था। क्योंकि 9th में आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे मैंने बताया जो नया ऐड हुआ है वो क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब लाइन के कपल्स।
मतलब ये कि यहाँ पे दो लाइंस, मतलब दो लाइंस आपको पढ़ने को बच्चों मिलेंगी और उनके सोल्यूशंस आपको निकालना पड़ेगा। ये दो लाइंस के सोल्यूशंस कैसे हैं, दो लाइंस का नेचर कैसा है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसाइड कर रही हैं, तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी थी। सो आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट हो बच्चों तो क्लियर कर लो, नहीं तो फर्स्ट एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इक्वेशन जनरेट करेंगे, अलजेब्राइकली भी और ग्राफिकली भी। तो किसी को कोई डाउट हो अभी तक, कोई कुछ पूछना हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो पूछ सकते हो, बोलिए। तो स्टार्ट करें। तो आप लोगों के पास बच्चों बुक होगी एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की। पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूं, क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा, आप लोग देखिएगा, मैं केवल इक्वेशन जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 बोला क्या जा रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. बच्चों बोला क्या जा रहा है, आफ्ताब है जो अपने डॉटर से कहता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल पे बनाना है, तो हम क्या मानेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज को हमने बच्चों क्या मान लिया, x ईयर, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब विल बी x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को बच्चों क्या मान ले रहे हैं, y ईयर। देखो दो वेरिएबल तो हमने अपने से ला ही दिया, अब दो सिचुएशन दी गई है, उन दो सिचुएशन से हमको दो इक्वेशन बनानी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले क्या बोला जा रहा है बच्चों, आफ्ताब ने अपने डॉटर से कहा 7 years ago, तो क्या फर्स्ट सिचुएशन क्या कह रही है, 7 years ago। अगर बच्चों 7 साल पहले की बात करें तो 7 साल पहले 7 years ago आफ्ताब एज, आफ्ताब की एज कितनी होगी, कोई बताए। अगर आज आफ्ताब की एज x ईयर है तो आज से 7 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, बोलिए। x माइनस 7 ईयर्स, और आज से 7 साल पहले उसके डॉटर की एज क्या होगी, हिज डॉटर्स एज x माइनस 7 उसका हो गया, तो डॉटर 7 साल पहले कितने साल की रही होगी, y माइनस 7, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों क्या बोला जा रहा है, आफ्ताब ने कहा क्या था, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब 7 साल पहले जो मेरी एज थी वो तुम्हारी एज का कितना टाइम्स था, 7 टाइम्स था। ये इधर जो एज लिखा हुआ है बच्चों ये आफ्ताब की एज है, ये जो लिखा हुआ है ये उसकी डॉटर की एज है। आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि 7 साल पहले मेरी एज, मेरी उम्र तुम्हारी